बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। इनकम टैक्स रिटर्न बिजनेस पर्सन ने कैसे फाइल करनी है, इस वीडियो में मैं सारा प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ। आपने एफपीआर की मेन वेबसाइट से आईआरएस में आना है और आईआरएस में आपने लॉगिन कर लेना है। ये लॉगिन पोर्टल आ गया आपका। इसमें आपने डिक्लेरेशन में आना है और आपने यहाँ से नॉर्मल रिटर्न का जो फॉर्म है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने जिस भी साल की रिटर्न फाइल करनी है वो लिखना है। 2022 की करनी है 22 लिखने हैं, 23 की करनी है तो 23 लिखिए। अभी 23 की चल रही है तो दैट्स वाई मैं नया फॉर्म अपलोड करता हूँ। 22 की मैंने ऑलरेडी आपने अपलोड की हुई है। अगर आपको देखना चाहे तो देख सकते हो। प्रोसेस सेम ही है, बस कुछ चीजें थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। अच्छा, इसमें ये सबसे पहले तो ये देखें ना, सैलरी इनकम आ रही है। ये हम सैलरी की तो रिटर्न फाइल कर ही नहीं रहे, उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये आपने बिजनेस पे आना है और बिजनेस में ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग आइटम्स, ठीक है। अब ये जो मैं आपको रिटर्न करके दिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग पे आपने क्लिक करना है। ये उन लोगों के लिए है जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो ट्रेडर्स हैं। लाइक जैसे कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूं, जैसे कि आप कॉटन जिनर हैं या आपकी राइस मिल है, फ्लोर मिल है, ठीक है, या घर में आपने कोई ऐसा छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है, कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें छोटी सी जगह में कोई छोटी फैक्ट्री है जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई चीज प्रोसेस कर रहे हो, जूस बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, ये उनके लिए भी है। और ये उनके लिए भी है जो बाहर से चीज लेके आगे सेल करते हैं, जैसे ग्रोसरी शॉप है, मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, फ्रूट शॉप्स हैं, और बाकी जो ऐसी चीजें जिसमें कोई चीज इन्वॉल्व होती है, आप बाहर से कोई चीज लेते हो और आगे सेल करते हो। तो ये मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बाकी पर्सन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट होती है। इसके बीच में वो लोग नहीं आते जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कमीशन एजेंट्स इसमें इस वीडियो को फॉलो ना करें, उनके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाता हूँ। फिर इसके अलावा कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो कि बिजनेस करते हैं, ये उनके लिए नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, मैं आपके लिए अलग वीडियो अपलोड करूंगा। ये जिनके लिए रेलेवेंट है वो उसको जरा ध्यान से देखें। आपने बिजनेस में मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग आइटम जो है इस पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले तो पूरे साल का जो रेवेन्यू है आपने वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल का जो रेवेन्यू है, मैं कहता हूँ कि पूरे साल का मेरा जो रेवेन्यू है वो 15 मिलियन है। अच्छा, अब इसके बीच में आपने ये नहीं देखना कि मेरे बैंक में टोटल क्रेडिट कितना हुआ है तो मैं उसको टोटल करके लिखूंगा, ऐसा नहीं होता। आपने अपनी एक्चुअल वर्किंग करनी है, आपने एक्चुअल देखना है कि एक्चुअल में रेवेन्यू है कितना। बैंक में तो बार दफा आपकी जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बैंक को उस तरह से फॉलो नहीं करना आपने कि बैंक का जो क्रेडिट होगा वही रेवेन्यू होगा, ऐसा नहीं होता। और इसमें कई जजमेंट्स भी आई हुई है कि जो बैंक का रेवेन्यू है, अक्सर ये डिपार्टमेंट वाले बैंक के रेवेन्यू को क्रेडिट को ट्रीट करके उसकी सेल डाल के उसके ऊपर नोटिस भेज देते हैं, तो आपने उसको नहीं फॉलो करना। उसमें बहुत जजमेंट्स आई हुई है, तो आपने अपना रेवेन्यू देखना है कि आपकी टोटल सेल्स जो थी 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक कितनी सेल्स थी, ठीक है। उसके बाद आपने आना है ओपनिंग स्टॉक में। अब देखिए, अगर तो आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई ओपनिंग स्टॉक आपकी दुकान में पड़ा होगा, ठीक है, जो 30 जून 2023 वाले दिन आपके पास पड़ा हुआ था दुकान में। अब अगर तो आपके पास कोई इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर चल रहा है तो फिर तो आपको सॉफ्टवेयर से पता लग जाएगा इस वक्त दुकान में स्टॉक पड़ा कितना हुआ है। और अगर आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो एटलीस्ट आपको दुकान वाले को, किसी जो बंदा बिजनेस करता है उसको आइडिया तो होता है कि यार मेरे पास ये 8 से 10 लाख का स्टॉक जो है ये रहता है दुकान में, तो आप उसका भी एक आइडिया ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने 1-1 रुपया कैलकुलेट करना है, क्योंकि जाहिर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं हो, आप एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हो जिनकी मैं ये रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आपने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिख लेनी। उसके बाद नेट परचेजेस। अब देखिए, आपने डेफिनेटली परचेजेस की होंगी, तो आपने वो परचेजेस पूरे साल की यहाँ पे अपनी टोटल करके लिखनी है। अब इसमें आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जो भी परचेजेस लिखोगे उनके बिल्स कुछ ना कुछ आपके पास होने जरूर चाहिए, या एटलीस्ट जितनी परचेजेस यहाँ पे आप शो करो ना उनकी पर्चियां, उनके बिल आपके पास होने चाहिए। और अगर अभी आप बिल संभाल के नहीं रख रहे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फोल्डर बना लें प्लास्टिक का, जो भी बिल हो आपका उसमें डालें। जो परचेजेस आपने किया, मतलब जिन चीजों को आप बेचते हो, ठीक है, प्रोसेस करके या वैसे बेचते हो, जितनी भी परचेजेस पूरे साल में की है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पूरे साल में हमने जो परचेजेस किए हैं वो जी 95 लाख की। इनके बिल्स आपके पास होने जरूर चाहिए, वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपने बगैर बिल के नहीं लिखना, क्योंकि कल को अगर नोटिस आ जाता है यार कहता है जी आपने 95 लाख की परचेजेस बुक की है, तो इसका एविडेंस कहाँ है? आपके पास बिल जो है वो 1 लाख के बिना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 95 लाख की परचेजेस है तो एटलीस्ट आपके पास कोई 70-80 लाख के तो बिल्स होने चाहिए ना, कि आप डिपार्टमेंट को केस कह सको जी ये बिल है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। अब सैलरीज और वेजेस आ जाती हैं आपकी, ठीक है। ये जो आप सैलरीज देते हो अपने मुलाजमों को, या लोडिंग अनलोडिंग जो आपने कोई पूरे साल में दी है, कोशिश करें उसकी भी कोई, अगर आपके पास, जैसे आप किसी को सैलरी देते हो तो अपना एक छोटा सा रजिस्टर बनाएं, हर महीने उसको जो सैलरी दें उसके ऊपर उसका अंगूठा और उसका साइन करवाएं, ताकि एक एविडेंस हो कि जी आपने सैलरी दी है। या अगर आपकी उनकी सैलरी मैनेजर्स की ज्यादा है तो वो सैलरी बैंक में ट्रांसफर करनी है आपने। अगर उनकी सैलरी 35,000 या 30,000 से ज्यादा है तो फिर आपने बैंक कोशिश करें बैंक में ट्रांसफर करें, या एटलीस्ट 50,000 तक भी आप कैश में कर सकते हो सैलरी है, लेकिन 50 से अबव अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो फिर आपने उसको बैंक के थ्रू पे करना है, आपने कैश के थ्रू पे नहीं करना, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। अब जितनी भी आपकी सैलरीज पूरे साल की, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पूरे साल की जो हमारी सैलरीज हैं जी, वो हमारी सैलरीज बनती हैं 8 लाख। इसको कैलकुलेट कर लें।
अब फ्यूल अगर जनरेटर वगैरह यूज करते हो तो वो लिख दें। पावर में आपने पूरे साल के अपने जो बिजनेस के बिजली के बिल होंगे जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक, वो आपने पावर के जो बिल्स हैं टोटल करके वो यहाँ पे लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पूरे साल के मेरे बिल का इतना बनता है, ठीक है। अगर आपकी गैस लगी हुई है बिजनेस प्रेमिसेस पे तो गैस का बिल भी आप यहाँ से पे ले सकते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ गैस का बिल नहीं लगी। स्टोर एंड स्पेयर में अगर कोई खर्चा हुआ है, नॉर्मली ऐसा नहीं होते, अगर होता है तो आप लिख, मतलब आपकी कोई छोटी फैक्ट्री है तो स्टोर एंड स्पेयर का कोई खर्चा हुआ है, रिपेयर मेंटेन आपकी हुई है, मतलब जो छोटे मोटी चीजें होती है तो आप उसके अंदर भी अपना एक्सपेंस डाल सकते हो, लेकिन बिल आपके पास होने चाहिए। रिपेयर मेंटेनेंस अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपने वहां पे मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस करवाई है, जैसे अक्सर जिनिंग फैक्ट्रीज है, राइस मिल्स हैं, जब ये सीजन स्टार्ट होता है तो ये उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं, ठीक है, उसको दोबारा से ताकि वो ठीक तरह से रनिंग में आ सके। तो उसके भी बिल कुछ ना कुछ आपके पास होने चाहिए कि आपने ये काम करवाया है, ठीक है, किसी को मजदूरी दी है, तो ये रिकॉर्ड उसका होना चाहिए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 2,40,000 रिपेयर मेंटेनेंस होगी। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में एक लमसम अमाउंट डाल दें कि इसके अलावा छोटे मोटे एक्सपेंस जो हो जाते हैं बिजनेस में, ठीक है, वो भी हो गए जी। अभी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप मैनेजमेंट और एडमिन पे आ जाए। यहाँ पे अगर आप रेंट दे रहे हो, जैसे आपकी शॉप है आपने उसका रेंट दिया, या आपकी कोई छोटी फैक्ट्री है और वो आपने रेंट पे ली हुई है, तो डेफिनेटली आप रिटर्न यही फाइल करोगे। तो उसकी जो रेंट आप पे कर रहे हो अपने टेनेंट जो जिसे आपने ली हुई है, आपने उसको रेंट पे कर रहे हो, आप टेनेंट हो वहाँ पे, ठीक है, किराएदार हो आप, तो आपने यहाँ पे पूरे साल का रेंट भी लिखना है। मैं कहता हूँ कि पूरे साल का रेंट 5 लाख, अगर आपकी दुकान है फैक्ट्री है तो उसका रेंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद सैलरीज और वेजेस, ये जो है ये अगर आपके जो मैनेजर्स हैं जो कि एडमिन का काम करते हैं, सिक्योरिटी में है, उनकी कोई सैलरीज हैं तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। जो पीछे सैलरीज थी वो डायरेक्ट लेबर की सैलरीज थी, ये जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में आ रही थी, ठीक है, ये आ रही है ना सैलरीज, ये आपने देखी थी किधर पे, ये वाली, ये जो सैलरीज हैं ये आपकी लेबर की सैलरीज हैं। जो मैनेजमेंट में आ रही है सैलरीज, ये वाली सैलरीज ये आपके मैनेजर्स की सैलरीज हैं, जो कि लोडिंग अनलोडिंग या इस तरह का कोई हार्ड काम नहीं करते, ऑफिस वर्क करते हैं। ट्रैवलिंग में अगर आपका कोई बिजनेस पर्पज के लिए ट्रैवल वगैरह करना पड़ता है आपको, तो आप पूरे साल का उसका भी एक्सपेंस लिख सकते हो। थोड़ी बहुत स्लिप्स भी आपके पास होनी चाहिए। ये नॉर्मली आपके केस में नहीं होगा, क्योंकि आपका जहाँ पे ऑफिस होगा वहीं पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगी, तो ये इसको छोड़ दें आप। कम्युनिकेशन में अपने मोबाइल फोन का जो बिल होता है आपका वो आप लिख सकते हो, क्योंकि आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह स्टोर एंड स्टेशनरी में कोई आपको ऑफिस के लिए बुक्स चाहिए, इनवॉइसेस के लिए चाहिए, गेट पासेस के लिए आपको बुक्स प्रिंट करवानी पड़ती है, तो वो पूरे साल का आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना हुआ जी आपका, ठीक है। सॉरी ज़्यादा हो गया, 10,000 कर लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा प्रोफेशनल चार्जेस, रिटर्न फाइलिंग की अगर आपने फीस पे की है अपने जो कंसल्टेंट को, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मैंने पे की। इसको टोटल कर लें। अब टोटल करने के बाद आपने जो है ना ये देखना है कि अभी आपकी चीज़ें सारी टोटल हो गई हैं, ठीक है जी। यहाँ से आपने इसको ये आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आपने सबसे नीचे आ जाना है बिजनेस एसेट्स और इक्विटी में। यहाँ पे ना देखें, अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि जो आपका बिजनेस अकाउंट होता है ना, जिसका जो टाइटल होता है वो आपके बिजनेस का नाम होता है, आपका पर्सनल नाम नहीं होता। वो बैंक अकाउंट जितने भी होंगे उनका जो टोटल बैलेंस होगा 30 जून 2023 का, उन बैंक अकाउंट्स का वो टोटल बैलेंस प्लस उसमें कुछ ऐड कर ले, ठीक है। फर्ज किया मैं कहता हूँ हमारे बिजनेस के जो 2 बैंक अकाउंट्स हैं उनका टोटल बैलेंस है 1 मिलियन, कोई 2-3 लाख मेरे पास कैश इन हैंड बिजनेस का पड़ा हुआ था 30 जून 2023 वाले दिन, तो आप ये करें 12 लाख यहाँ पे बैलेंस लिख लें। अब इसके बीच में आपका कैश भी आ गया है और आपके जो बिजनेस के अकाउंट्स थे उनका 30 जून 2023 का बैलेंस आ गया है, ठीक है। ये बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा जिसका टाइटल बिजनेस का नाम होगा वो यहाँ पे शो नहीं होगा। अक्सर लोग इसको गलत कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने स्पेशल लिखा हुआ है नॉन बिजनेस अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट होता है आपका, ये बिजनेस अकाउंट नहीं होता। तो वो अब बिजनेस अकाउंट आपने यहाँ पे अपने बैलेंस शीट में मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन किया। इसके अलावा बिजनेस का कैपिटल, ठीक है। अब ये जो कैपिटल होता है ना, ये आपने वेल्थ में भी लिखना होता है। ये यहाँ पे पर्सनल एसेट्स में ये देखें बिजनेस कैपिटल जो है ये यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको वैसे ही लिख भी देता हूँ, मैं ऐड भी कर दूंगा। आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप अपनी रिटर्न भरें तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे बिजनेस का जो कैपिटल है वो 2 मिलियन, ठीक है, 20 लाख कैपिटल है। अब यही कैपिटल जो है ना आपका, ये आपने यहाँ पे अपनी वेल्थ में भी मेंशन करना है, ठीक है। ये देखें बिजनेस कैपिटल, बस यहाँ पे बिजनेस की सिर्फ ये एक एंट्री होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ जी ABC ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ऐड कर रहा हूँ। इसमें मैं 2 मिलियन जो मैंने कैपिटल वहाँ पे बैलेंस शीट में लिखा है वो मैंने यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। अगर पहले का कैपिटल आ रहा है आपका और आप उसको इंक्रीज करना चाहो तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो। जैसे पहले कैपिटल 5 लाख था पिछले साल, इस साल आप कहते हो मैंने 10 लाख करना है, तो यहाँ पे भी 10 लाख कर दो और अपनी वेल्थ में भी 10 लाख कर दो। अच्छा, अब ये 2 मिलियन हो गया कैपिटल आपका, इसको आप कैलकुलेट करें।
अब आपने इसको बैलेंस करना होता है। देखें अब इसके बीच में कैपिटल आपने 2 मिलियन लिखा है। अब इसके अलावा आपने अगर आपने बैंक का कोई लोन लिया हुआ है बिजनेस के ऊपर, तो वो लोन यहाँ पे आएगा, वो वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपने फैक्ट्री है, आपकी दुकान है, आपने बिजनेस का लोन लिया हुआ है बैंक से, फ़र्ज़ किया आपने 5 मिलियन का लोन लिया हुआ है, ठीक है, आपने 5 मिलियन का लोन लिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करें। अब ये जो बैलेंस है ना यहाँ पे, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कि जो 30 जून 2023 को आपके ऊपर कर्जा आगे आपने पे करना है, वापस करना है, ये वो बैलेंस है। फ़र्ज़ किया आपने अगर पूरा लिया था 10 मिलियन, 5 मिलियन वापस कर दिया, तो 5 मिलियन जो बाकी रह गया वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा ट्रेड क्रेडिटर्स में अगर आपने अपने वेंडर्स को जिनसे आप चीज़ें लेते हो उनको कोई पैसे अभी देने हैं, ठीक है, आपके ऊपर लाइबिलिटी है जो आपने आगे 30 जून 2023 के बाद देनी है, 1 जुलाई को देनी है, उसके बाद देनी है, तो वो बैलेंस आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 मिलियन। इसके अलावा कोई लाइबिलिटीज़ हैं, फ़र्ज़ की अब जैसे बिजली का बिल होता है, वो जो जून का बिल होता है आपका वो जुलाई में पे होता है, ठीक है, तो वो आपकी लाइबिलिटी अदर लाइबिलिटीज़ में आएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2 लाख का वो भी है जिसमें बिजली का बिल आ जाता है, आपकी सैलरीज आ जाती हैं, ये जो लाइबिलिटी है ये अगले साल पे होती हैं, 30 जून के बाद पे होगी, ठीक है, तो इस वजह से वो लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आपने शो करनी है। अब देखिए अब ये टोटल आपका हुआ 82 लाख। अब ऊपर भी आपने 82 लाख को पूरा करना है कि कैसे हुआ, क्योंकि ये आपकी बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड है आपकी, ये एसेट साइड है। अब इसमें हम कहते हैं जी लैंड हमारे पास नहीं है, मतलब लैंड अगर है आपकी अपनी है, ठीक है, तो फिर तो आप लैंड की कॉस्ट भी यहाँ पे डाल सकते हो। मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमने रेंट पे जगह ली हुई है, ठीक है, बिल्डिंग भी हमारी नहीं है, हमारी सिर्फ प्लांट और मशीनरी है जो हमने वहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। हम कहते हैं जी यहाँ पे हमारी 5 मिलियन की प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। अगर आपकी बिल्डिंग और ये लैंड वगैरह है तो आप उसकी वैल्यू भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, अगर आपने किसी को एडवांस पे किया हुआ है तो वो भी लिख सकते हो। अब स्टॉक स्पेयर, ठीक है। अब ये देखें जो ये स्टॉक्स है ना आपका, इसकी फिगर आपने यहाँ से लेके आनी है। एक चीज़ और मैं आपको पहले बताना भूल गया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में आएंगे ना, आप देखें जैसे आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा है ना 8 लाख के, पिछले साल का इतना स्टॉक मेरे पास बच गया है, इसी तरह यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना है कि 30 जून 2023 वाले दिन मेरे पास स्टॉक पड़ा कितना हुआ है, ठीक है। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये जो ओपनिंग स्टॉक होगा ये पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक था जो कि 30 जून 2022 वाले दिन आपके पास पड़ा हुआ था पिछले साल, ठीक है। अब ये मतलब ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल का ये ओपनिंग बन गया। अब इस साल का जो क्लोजिंग है जो इस वक्त 30 जून 2023 को आपके पास पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 मिलियन का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। अब ये जब अगले साल की 2024 की रिटर्न हम फाइल करेंगे तो ये उसका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है, और उसका क्लोजिंग स्टॉक आपने 30 जून 2023 को क्लोजिंग स्टॉक लेना है। अब ये जो 1 मिलियन का स्टॉक है ये आपने यहाँ पे भी मेंशन करना है कि जी मेरा स्टॉक जो है वो 1 मिलियन का है। ये बैलेंस शीट में भी आएगा और आपकी उसमें भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, वेल्थ में भी लिखा, उसमें लिखना है, ठीक है। वेल्थ में, सॉरी वेल्थ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस ये होगा हमारा। अब ये इसमें 1 मिलियन का डिफरेंस रह गया है, अदर एसेट्स में आप 1 मिलियन डाल दें जी, ठीक है। अब 80 देखिए ये भी 8.2 हो गया, ये भी 8.2 हो गया। अब ये आपकी टोटल जो रिटर्न की वर्किंग है, मतलब जिसके बीच में आपने अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, वो कंप्लीट हो गई है। बाकी वर्किंग जो है वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ना ये करना है, आपने आना है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपने एडजस्टेबल टैक्स में आना है। देखें अब अगर आपका कोई टैक्स कटा हुआ है, ठीक है, तो वो आपने क्लेम ज़रूर करना है। ज़ाहिर है आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको टैक्स क्लेम करना चाहिए और ये आपको हेल्पफुल भी होता है क्योंकि इससे आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। अब ड्यूरिंग द पीरियड आपने जो भी टैक्स पे किया है, ठीक है, वो यहाँ से आप क्लेम कर सकते हो। जैसे आपने बिजली के बिल पे कोई टैक्स पे किया है क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो फिर यहाँ पे देखें कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका जो बिजली का मीटर लगा हुआ है वो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखें आप उसका, ठीक है, और इसको यहाँ पे जितना उसके ऊपर इनकम टैक्स आपने पे किया है वो पूरे साल का जमा कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने 35,200 इनकम टैक्स पे किया है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें। ये कैलकुलेट हो
जी, ये आपने बिजली का बिल जैसे उसका टैक्स लिख लिया, इनकम टैक्स ही लिखना है आपने, ठीक है। इसी तरह आप टेलीफोन का, मोबाइल का, जो बिजनेस के बिल्स है, इंटरनेट का जो बिजनेस पे लगा हुआ है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके जो पर्सनल भी आपने टैक्सेस पे किए हैं, ठीक है, जैसे आपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन पे टैक्स पे किया, वो भी यहाँ पे क्लेम आप कर सकते हो। आपने ड्यूरिंग द पीरियड कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, सेल किया, उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने एक प्रॉपर्टी सेल की थी तो हमने उसके ऊपर 24,100 टैक्स पे किया, वो भी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड आपकी कोई फंक्शन था, आपने वहाँ पे शादी हाल में टैक्स पे किया है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो यहाँ पे। बस आपके पास जितने भी टैक्सेस आप क्लेम करो उनकी रसीद आपके पास होनी चाहिए कि जी मैंने ये टैक्स पे किया है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है ना ये एडजस्टेबल टैक्सेस में आप जो आपका जो है ना आप चेक कर लें इसमें, ठीक है। इसी तरह आपने परचेज बाय रिटेलर्स, अगर आपका टैक्स आप रिटेलर हो तो आपका टैक्स कटा होता है नॉर्मली। अक्सर ये मोबाइल फ़ोन कंपनियां जब आपको इनवॉइस करती हैं तो अब उनको गवर्नमेंट ने बाउंड किया हुआ है, वो आपका टैक्स काट लेती हैं। तो परचेज बाय रिटेलर का जो टैक्स आपका 236H का वहाँ पे कटा हुआ है पूरे साल का, उनसे सर्टिफिकेट लें, वो पूरे साल का टैक्स यहाँ पे आप क्लेम करें कि जी मेरा उधर इतना कटा हुआ है, ठीक है। अदर रिटेलर्स ये भी आप क्लेम कर सकते हो, मतलब जिस सेक्शन का टैक्स आपका कटा हुआ है वो यहाँ पे आपने क्लेम कर लेना है, आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। क्योंकि देखिए ये परचेज ऑफ अदर कमोडिटीज़ बाय डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर 236G। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डीलर्स होते हैं, चीज़ों की लेन देन करते हैं, चीज़ लेके कंपनी से आगे सप्लाई करते हैं, तो कंपनी जब उनको इनवाइस करती है ना तो उसके ऊपर वो टैक्स काट रही होती है उनसे, तो वो आप पूरे साल का टैक्स टोटल करें और यहाँ पे उसको जमा करें और इसको क्लेम करें, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर आपको टैक्स काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जी, अब ये टोटल मैंने आपको बता दिया समझाने के लिए कि आप देख लें कि ये टैक्सेस हैं, इसमें आप 1 बाय 1 रीड कर लें, कोई चीज़ समझ ना आए कमेंट कर दीजिएगा जी। उसके बाद आपने आना है जी एडजस्टेबल के बाद आप आ जाए फाइनल टैक्स में। अब फाइनल टैक्स में आपने ये देखना है कि आपने फाइनल टैक्स में कौन सा टैक्स पे किया हुआ है। फाइनल टैक्स में नॉर्मली जो है ना अगर मैं इनकी बात करूँ तो इसमें आप चेक करें, वैसे इसमें आपका होगा जो है ना फाइनल में इंडिविजुअल के लिए वो ये 153 ही आता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल के लिए 153 है ना ये फाइनल में आ जाता है। कंपनीज़ के केस में 153 जो है वो नॉर्मल में एडजस्टेबल में होता है, इंडिविजुअल के लिए सोल बिजनेस के लिए वो 153 यहाँ पे आएगा। अगर आपने किसी को 153 का टैक्स पे किया हुआ है तो ये देख आपने आपका जो है ना अदर देन कंपनी जो है वो 4.5% होता है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपने कितनी चीज़ें जो है वो उनको मतलब आपने परचेज़ की थी या सेल की थी, तो आपने सेल की थी, क्योंकि उन्होंने आप सेल करोगे तो आगे से आपका टैक्स किसी ने काटा है तो वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन ये बड़ा कम होगा, ज़्यादा आपके एडजस्टेबल वाले ही होंगे, ठीक है। इसी तरह आप ध्यान से देख लें, अगर वैसे इसमें नॉर्मली आपकी कोई चीज़ नहीं होगी, ज़्यादातर आपकी एडजस्टेबल में ही होगी, तो आपने एक दफ़ा वैसे इसको रिव्यू कर लेना है। जब आप कंप्यूटेशन में आएंगे आप देखेंगे कि अब आपकी लायबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही, तो आपको पता लग जाएगा। अब ये देखें एडमिटी टैक्स आपका बन रहा है 1,04,000, इसका चलान कैसे बनाना है ये मैं आपको बता दूंगा। अगर एडमिटेड नहीं बन रहा होगा तो ये रिफंडेबल बन रहा होगा, तो फिर आपने कोई चलान नहीं बनाना, आपकी रिटर्न वैसे ही सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अभी एडमिटेड बन रहा है, इसको हम बाद में करेंगे। अब आते हैं आगे। अब आपने ये करना है, ये जो आपकी इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है ना, आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे रिकन्सिलेशन में आपने इसको पेस्ट करना है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में, और अपना इसको कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये पर्सनल एक्सपेंस है। अब ये बिजनेस का एक्सपेंस कोई नहीं है, इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, ये घर के एक्सपेंस है। इसमें एक लमसम सी अमाउंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी 8.5 लाख पूरे साल का घर का खाने पीने का जो हमारा एक्सपेंस था वो हुआ। अब इसमें एक एक रुपया आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है और कॉमन सेंस की बात है, आप मतलब डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं उनको टोटल नहीं कर सकते, तो बस एक लमसम सी फिगर डाल देना है आपको। एफपीआर ये कहेगा कि जी मुझे अब 8,50,000 वेरीफाई करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के बिल होंगे तो 8,50 के बीच में कुछ लाख सवा लाख के बिजली के बिल होंगे वो उनको दे दें, बस इसके अलावा और कोई कुछ चीज़ नहीं मांगते वो आपसे। अब आ जाए पर्सनल एसेट्स में। अब ये मैं आप इससे वेल्थ स्टेटमेंट को कंप्लीट समझना चाहें तो वेल्थ स्टेटमेंट की कंप्रीहेंसिव वीडियो एक मैंने अपलोड पहले की हुई है, आप ध्यान से देख सकते हो जी। अब इसके बीच में अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, आपने प्लस पे क्लिक करना है, उसका प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस आपने देना है, ठीक है। ये एड्रेस देना है,
एरिया बताना है उसका कहाँ पे थी, एड्रेस में आपने बताना है सिटी कौन सा है, चेक नंबर क्या है, ठीक है, जो भी चीज़ है यहाँ पे आपने उसको ऐड कर लेना है प्रॉपर्टी को। ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी। अब जितने की परचेज की है, जितने का एग्रीमेंट है ना आपके पास, आपने वो वैल्यू लेनी है। अक्सर लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि जी क्योंकि टैक्स रजिस्ट्री वैल्यू पे कटा है तो हमने रजिस्ट्री वैल्यू लेनी है, ऐसा नहीं होता। देखें जो एग्रीमेंट आपने किया है ना, अगर तो एग्रीमेंट रजिस्ट्री वैल्यू पे है वेल एंड गुड, फिर तो रजिस्ट्री वैल्यू लें, क्योंकि एफबीआर ने जब भी आपसे मांगना है उसने आपसे एग्रीमेंट मांगना है कि जी एग्रीमेंट दें, आपने प्रॉपर्टी इतने की परचेज की साबित करें। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी मैंने टैक्स इतने पे दिया, वो तो उनको भी पता है कि डीसी वैल्यू इतनी है, रजिस्ट्री वैल्यू मतलब डीसी वैल्यू पे तो टैक्स हो गई, वो आपसे एग्रीमेंट मांगेंगे तो आपने जो एग्रीमेंट पे वैल्यू है वो लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रॉपर्टी परचेज की 30 लाख की, हमने उसका एग्रीमेंट पे उसकी वैल्यू थी, हमने 3 मिलियन जो है वो यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने ये ऐड कर लिया है। अब अगर आपने ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉपर्टी परचेज तो नहीं की, लेकिन आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी थी, अब पहले वो प्लॉट था, आपने उस पर कंस्ट्रक्शन की और उसको घर बना लिया। फॉर एग्जांपल ये प्लॉट पड़ा हुआ था, हमने इस साल इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा ना कि मेरे पास ये घर प्लॉट था तो मैंने इसके ऊपर जो है वो 50-60 लाख रुपया और इन्वेस्ट किया है। तो वो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देना है सिर्फ, कि यहाँ पे इससे पता लग जाएगा कि ये अब आपकी कंस्ट्रक्शन हुई है। लेकिन इसमें थोड़ी सी आपने काम ये करना है कि आप जब घर बना रहे हो तो उसकी जो कुछ स्लिप्स होती हैं, जैसे ईंटें ली है, बजरी ली है, सरिया लिया है, ठीक है, वो स्लिप्स आप कुछ संभाल के अपने पास रखें। बेशक सारी ना हो लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर हो, ताकि अगर एफबीआर पूछे कि जी वैल्यू इंक्रीज़ किस वजह से की पिछले साल से, तो हम उनको जस्टिफाई कर सकें कि जी ये इस वजह से इंक्रीज़ हुई है। और इसी तरह अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल होगी तो वो यहाँ से निकलेगी। सेल के लिए प्रॉपर्टी सेल अब अगर आपने करनी है तो सबसे पहले तो यहाँ से आपने उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब 3 मिलियन की प्रॉपर्टी है, मैंने सेल की, मैंने यहाँ से उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 मिलियन की प्रॉपर्टी मैंने ये सेल कर दी। अब इसको कैलकुलेट करें आप, और आपने यहाँ पे रिकन्सिलेशन में आके ये 3 मिलियन यहाँ पे लिख भी देना है कि मैंने 3 मिलियन की प्रॉपर्टी सेल की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसका आपने सेल प्राइस कहीं पे भी नहीं लिखनी, आपने सिर्फ फाइनल टैक्स में आना है। अब आपने बताना है कि आपने बेची कितने की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 मिलियन की जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने जो है ना अपने 3 साल रखी थी, 3 से 4 साल, और उसके बाद मैंने 35 लाख की बेच दी। ये मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने उसको ये बताना है कि ये प्लॉट था, फ्लैट था, कंस्ट्रक्टेड, मैं कहता हूँ कि कंस्ट्रक्टेड प्लॉट घर था, तो ठीक है। और आपने इसका एड्रेस बता देना है जो आपने पीछे लिखा हुआ था, वो मैं वैसे ऐड करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये 35 लाख का सेल किया था, तो अब 35 लाख का सेल किया था, 3 मिलियन मेरी कॉस्ट मैंने पहले शो की हुई थी जो कि वेल्थ स्टेटमेंट में, जो मैंने अभी डिलीट किया। तो 35 का सेल किया तो प्रॉफिट मुझे कितना हुआ, 5 लाख। मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है, मैंने यहाँ पे पूरी सेल प्राइस नहीं लिखनी, ये याद रखिएगा। अब उसने खुद ही बता दिया कि इस पर इतना टैक्स है, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्री का टाइम पे किया होगा तो वो एडजस्टेबल में आप वहाँ पे लिख सकते हो जहाँ पे मैंने पहले बताया। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये एंट्री कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये करनी, अगर हुई है तो करें, नहीं तो रहने दें। अब उसके बाद नीचे आ जाएँ आप, यहाँ पे आप देखें जी आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं पर्सनल, वो यहाँ पे आपने 1 बाय 1 ऐड करने हैं। अगर ऐड किए हुए हैं, ठीक है, आप दूसरी तीसरी दफ़ा फाइल कर रहे हो तो वो ऐड होंगे, आपने उनका 30 जून का बैलेंस अपडेट कर देना है। कोई नया अकाउंट ऐड किया है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके बैंक का नाम लिखें, अकाउंट नंबर लिखें, उसको ऐड कर लें, और यहाँ पे उसका 30 जून 2023 का बैलेंस आपने लिख देना है। उसके बाद जी आप नीचे आएंगे तो ये घर की चीज़ें इनको नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ करना ये है कि कैश को एक दफ़ा ज़ीरो कर दें जब तक आपकी रिटर्न जो है वो कंप्लीट अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो ना हो जाए। अब हम आएंगे जी रिकन्सिलेशन में कि क्या पोजीशन बन रही है। अब देखें जी, आप अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो ना, तो ये याद रखिएगा, आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद उसमें फर्स्ट टाइम आप फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आपने कैश भी लिख लेना जितना आप रखना चाहते हो या जितना एक्चुअल आपके पास पड़ा हुआ है। जी, आपने फर्स्ट टाइम अगर फाइल करनी है तो यहाँ पे आपने कैश लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप जब रिकन्सिलेशन में आओगे, फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो अगर आप, तो ये जो अमाउंट है ना ये आपकी पॉजिटिव में आ रही होगी। आपने ये करना है, इसको पॉजिटिव को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये जो जगह है ना ये पूरी ब्लैंक होगी। फर्स्ट टाइम ये करना है। दूसरी तीसरी दफ़ा जब आप फाइल करें तो फिर इस फिगर को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, बिल्कुल तंग नहीं करना, ये वैसे डिलीट होगी भी नहीं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये दोबारा करूँगा तो ये दोबारा आ जाएगी, कैलकुलेट करूँगा तो ये दोबारा आ जाएगी,
क्योंकि ये फिगर पिछली रिटर्न से आ रही है, इसलिए आपने इसको नहीं छेड़ना। अगर आपने इसको तंग किया तो इसका मतलब इसको अगर किसी वजह से आपको करेक्ट करना भी पड़े तो पहले पिछली फाइल आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। तो पहली दफ़ा कोई मसला नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव में फिगर आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगी। आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कैलकुलेट करोगे तो ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी जो है वो 0 हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने अब जब दूसरी तीसरी दफ़ा फाइल कर रहे हो आप, तो उसके बीच में फिर ये होता है, दूसरी तीसरी दफ़ा में जब नेगेटिव में अमाउंट आ रही होती है आपकी, तो आपने उसको नेगेटिव को तो यहाँ से कॉपी करना है और कैश में जाके पेस्ट कर देना है आपने। जो आपने कैश पहले 0 कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था बैलेंस करने के लिए उसको एक दफ़ा 0 कर दें। आप जब इसको नेगेटिव अमाउंट को यहाँ पे नेगेटिव को डिलीट करके इधर पेस्ट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो अनरिकनसाइल्ड 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी तीसरी दफ़ा फाइल कर रहे हो और यहाँ पे अमाउंट आपकी पॉजिटिव में आ रही है ना, तो इसका मतलब है आपने अपनी इनकम जो है वो गलत शो की है, आपने कोई चीज़ अपनी कम शो की है, उसकी वजह से ये पॉजिटिव में आ रही है, पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए। या किस वजह से आ रही है कि आपने अपने एसेट्स में जो है वो कोई चीज़ ज़्यादा लिख दी है जो कि इनकम के थ्रू आ ही नहीं रही और वो जस्टिफाइबल नहीं हो रही, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी। पॉजिटिव में अगर अमाउंट आ जाए तो फिर आपको ध्यान से अपनी चीज़ों को दोबारा वेरीफाई करना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपने गलत की है, ये नेगेटिव में आनी चाहिए। अगर नेगेटिव में आ रही हो तो आप इस अमाउंट को अपने कैश में प्लस करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अपने एक्सपेंसेस को भी उतनी अमाउंट से बढ़ा सकते हो, तो वो नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम कंप्यूटेशन पे दोबारा। अब ये ध्यान देखिएगा, अगर तो यहाँ पे ये एडमिटी टैक्स बना है तो फिर आपने चालान पे करना है। अगर एडमिटी टैक्स ये नहीं बना, देखें एडमिटी टैक्स यहाँ पे नहीं होगा, ये रिफंडेबल है या कुछ इन दोनों के सामने भी कुछ नहीं है, एडमिटेड नहीं है, तो फिर तो आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले एट्रीब्यूट में बिजनेस ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वो बिज़नेस आपको कहेगा, ये जो भी बिज़नेस हो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, वैसे इस पे आपने ये अब सोचने नहीं बैठ जाना कि जी मेरा तो ये काम है, ये तो कैटेगरी नहीं आ रही तो अब मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। नीचे जाके बेशक अदर कर दें, ट्रेडर कर दें, रिटेलर कर दें, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी और कुछ भी नहीं। इसके अलावा आपने ये करना है, आपने अटैचमेंट में आना है, ये आपको सबमिट नहीं करने देगा। पहले ऐसे नहीं होता था, अब ऐसे होता है। आपने अपना जो है ना ये मैन्युफैक्चरिंग का एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है ना, या फाइनल अकाउंट, इन दोनों में से आप कर लेना। ये इसमें आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, फाइनल अकाउंट पे कर लें, या मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग पे कर लें। यहाँ पे आपने जो अपना एक्सेल में वर्किंग जो आपने अपने PDF की फाइल बनाई हुई है ना, जैसे मैं कंसल्टेंसी में आता हूँ, यहाँ पे एविडेंस, यहाँ पे इसको मैं अटैच करता हूँ, ये ओके करेंगे तो ये फाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगी। PDF की फाइल बना लेनी है। PDF में आपने बनानी क्या है, PDF में या एक्सेल में आपने करना ये है कि ये जो आपने ये वाली चीज़ बनाई है ना, ये इसको सारी को आपने जो है ना वो एक्सेल में बना लेना है। एक्सेल में बना के PDF में कन्वर्ट कर लें, ये बैलेंस शीट और ये P&L। वो इसी की बात कर रहा है कि इसको PDF में अपलोड करो। पहले वो नहीं कहता था, लेकिन अब वो आपको एरर देगा, आपको सबमिट नहीं करने देगा। ये करने के बाद आप इसको वेरीफाई करो, ठीक है, ये वेरीफाई हो जाएगा और आप इसके बाद इसको सबमिट कर सकते हो। अगर तो आपने टैक्स पे किया है, चालान बनाया है, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे कंप्यूटेशन में आप मैंने आपको बताया कि अगर तो चालान आपने नहीं बना, मतलब एडमिटेड नहीं बना आपका, तो फिर तो ये करने के बाद सबमिट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका चालान बना है, चालान आपने कैसे बनाना है, आपने जनरेट बिल पे क्लिक करना है, जस्ट, और कुछ नहीं करना, आपने जनरेट बिल कर देना है, ठीक है। ये PSID उसने आपको बता दिया कि जी ये PSID नंबर है, ये आप जायज़ कैश, ठीक है, इजी पैसा, बैंकिंग एप्लीकेशन से, मिज़ान की, HBL की, किसी भी एप्लीकेशन से इस PSID नंबर के थ्रू पेमेंट करोगे, घंटे 2 घंटे में वो पेमेंट अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा से इस फॉर्म को ओपन करना है ड्राफ्ट में से, और पेमेंट में आके यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो इधर वो आपको पेमेंट शो हो जाएगी, उसको सिलेक्ट करना है आपने, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। उसके बाद आपने एट्रीब्यूट में जो बिज़नेस ऐड करना है, वेरिफिकेशन करनी है, अटैचमेंट जो मैंने आपको बताई वो करनी है, तो उसके बाद फिर आपने इसको सबमिट करना है, ठीक है। अगर बाई चांस आप ये वर्किंग कर रहे हो और ये फॉर्म आपका बीच में आप बंद कर देते हो, नेट चला जाता है, तो ये दोबारा से आपने अगर ओपन करना हो तो ये कहाँ से होगा, आपने ये सबसे ऊपर जो ड्राफ्ट है इस पर आना है,
इस पर जब क्लिक करेंगे ऐसे न्यू पे, तो ये फॉर्म आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट का ऑप्शन दे देगा। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो डिलीट करके ऊपर से नया फॉर्म ओपन कर सकते हो। एडिट करके इसी को दोबारा ओपन करना है, जितना आपने वर्किंग की थी तो वो यहाँ जहाँ से आपने वर्किंग की हुई है वहाँ तक की वो सेव होगी, बाकी चीज़ें वो आप ऐड और लेस करके इसको फाइल कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।